अब हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के कार्य, सर्वोच्च न्यायालय के कार्य। हमें पता है कि सर्वोच्च न्यायालय हमारा भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय है और इसके जितने भी ऑर्डर हैं वो सब पे बाध्य होते हैं, चाहे कोर्ट्स हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, उन पे बाध्य होते हैं। तो आज हम सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों के बारे में बात करेंगे। पहला है मूल क्षेत्राधिकार, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये मामले ऐसे होते हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जो लोअर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इन मामलों को नहीं सुनता है। तो ये कौन से मामले हैं? संघीय मामले हैं। अब संघीय मामले क्या है? हमारे देश में संघीय व्यवस्था है, यानी केंद्र सरकार अलग काम करती है और राज्य सरकारें अलग काम करती हैं। केंद्र सरकार के विषय अलग हैं जिन पे वो कानून बना सकते हैं, और राज्य सरकारें अलग हैं जिन पे वो कानून बना सकती हैं। कई बार केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में कोई डिस्प्यूट आ जाता है, कोई मामला झगड़ा का ऐसा आ जाता है कि ये लोग राज्य सरकारें सोचती हैं कि केंद्र सरकार ने उस विषय पर कानून बनाया है जो उनके अधिकार क्षेत्र में था, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। कई बार दो राज्य आपस में या तीन राज्य, उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, जैसे कि कोई नदियों के पानी के बंटवारे के लिए हो जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में हुआ था, फिर ये सीधा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था और सन 2018 में इसका फैसला हुआ था। तो इस तरह से ये ऐसे मामले हैं जो सीधे जा सकते हैं। कौन से? संघीय मामले, यानी या तो राज्य सरकारों के बीच में कोई मामले हैं या केंद्र सरकार राज्य सरकार के बीच कोई डिस्प्यूट है, तो वो सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और दूसरे कोर्ट जो है, यानी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट जो है, इनको सुनवाई नहीं कर सकते। सर्वोच्च न्यायालय संविधान में निर्धारित संघ और राज्य सरकारों की शक्तियों की व्याख्या करता है। अगर जैसे कोई डिस्प्यूट हो जाए जिसमें अगर लगे कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के मामलों में या विषय पर कोई कानून बना दिए, या केंद्र सरकार को लगे कि राज्य सरकारों ने ऐसे कानून बना दिए जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो संविधान के अनुसार जो भी संविधान में निर्धारित है उसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय राज्य सरकार और केंद्र सरकार की शक्तियों की व्याख्या कर सकता है। और अगर उसमें कोई नियम में बदलाव लाने हो, कोई नई प्रावधान लाने हो, तो वो ला सकता है। इस तरह से कानूनी विवादों का निपटारा किया जा सकता है। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार। अब ये क्या है कि हमें संविधान ने मौलिक अधिकार दिए हैं। आपको पता है 6 मौलिक अधिकार हैं, और ऐसे अधिकार हैं जो कि सरकार भी इनको छीन नहीं सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लगे कि इन अधिकारों को सरकार छीन रही है, तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया और उस व्यक्ति को लगता है कि उसे गैर कानूनी रूप से अरेस्ट किया गया है या गिरफ्तार किया गया, तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है और विशेष अधिक आदेश दे सकता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश किया जाए। तो इस तरह से 5 तरह के रिट हैं जो जारी किए जा सकते हैं। फिर उसके बाद है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अब ये क्या है? एक व्यक्ति उच्च न्यायालय के निर्णयों के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, लेकिन उस व्यक्ति को हाई कोर्ट के निर्णय से संतोष नहीं है या वो उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो जा सकता है सुप्रीम कोर्ट। अब यदि वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहता है, तो उसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा कि इसमें कानून की व्याख्या की आवश्यकता है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ने मृत्यु दंड दिया है, तो उस केस में वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और उसको ऐसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय मामले पर फिर से विचार करेगा और यदि आवश्यक हो तो निर्णय बदल सकता है। निर्णय सेम भी रह सकता है और निर्णय को बदला भी जा सकता है।
और अगर कानून की व्याख्या की आवश्यकता है तो व्याख्या करेगा, उसमें कोई नए प्रावधान शामिल करने हैं तो वो नए प्रावधानों को शामिल भी कर लिया जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि जो अपीलीय क्षेत्राधिकार है, निचली अदालतों से नहीं जाते, उच्च अदालत से अगर कोई निर्णय हुआ है और व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं, तब वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट में विचार करेगा, यदि आवश्यक हो तो निर्णय को बदल देगा। सलाहकार क्षेत्राधिकार, ये राष्ट्रपति से संबंधित है। अगर राष्ट्रपति को किसी मामले में, चाहे वो सार्वजनिक महत्व का है या संविधान की व्याख्या से संबंधित है, वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है। अब राष्ट्रपति की मर्जी है कि सुप्रीम कोर्ट की राय को माने या ना माने, या सुप्रीम कोर्ट सलाह दे ना दे। लेकिन इसका महत्व बहुत है, क्योंकि अगर कोई विधायिका कानून बना रही है तो वो कानून बनाने से पहले भी सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है कि कानून इसलिए कि कोई बाद में झगड़े ना हो, कोई कोर्ट में केस ना जाए कि ये मान लीजिए उसके मूल अधिकारों के खिलाफ है, या जो हमारे संविधान में दिए गए हैं कानून उनके खिलाफ है। तो इस तरह से बेकार के झगड़ों से बचा जा सकता है। या अगर कोई उन्होंने कानून बना भी दिया है, विधायिका ने कोई कानून बना भी दिया है, फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट से राय ले सकता है, और अगर जरूरी समझे तो उनमें पहले से ही बदलाव कर दिए जाते हैं। न्यायपालिका और मौलिक अधिकार, अब हम इनके बारे में बात करेंगे। जैसे हमने पहले भी मौलिक अधिकारों के बारे में बात करी थी कि मौलिक अधिकारों को सरकारें भी छीन नहीं सकती, सरकार भी छीन नहीं सकती, कोई संस्था छीन नहीं सकती, कोई व्यक्ति छीन नहीं सकता। और अगर कोई छीनेगा तो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है अनुच्छेद 32 के अनुसार, और हाई कोर्ट भी जा सकता है अनुच्छेद 226 के अनुसार। तो अनुच्छेद 32 कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसका क्या मतलब है कि यदि कोई मौलिक अधिकार छीना जाता है तो इस अधिकार के अंतर्गत हम सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है वो इन मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है रिट के जरिए। ये 5 तरह के रिट हैं, जिसके अनुसार रिट जारी करके अगर हमारे कानून हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है तो हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी, और रिट जारी करके जिसने भी हमारे मौलिक अधिकारों को छीनने की प्रयास किया है उनको आदेश दिए जाएंगे। अभी बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में पिछले स्लाइड में कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और उसको लगता है कि उसको जो गैर कानूनी रूप से उसको बंदी बनाया गया है, तो कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट में वो व्यक्ति जा सकता है, और जो इस बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट है उस व्यक्ति को कोर्ट में पेश करने के लिए कह सकता है। तो ये 5 रिट हैं जिनके जरिए मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। ये वाला अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनसे मौलिक अधिकारों की इसके अधिकार के अनुसार हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और इस तरह के रिट जारी करके कोर्ट जो है हमारे अधिकारों की रक्षा करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, इसका मतलब क्या है कि कानूनों की समीक्षा कर सकता है, कि न्यायपालिका विधायिका द्वारा पारित संविधान के कानूनों की व्याख्या कर सकता है। मतलब क्या है कि अगर कोई विधायिका कानून पारित कर रही है और किसी को लगता है या कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है या न्यायपालिका को लगता है कि ये जो है हमारे मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो कि हमारे संविधान में दिए गए हैं उनके खिलाफ है, तो उसके लिए कानूनों की दोबारा से व्याख्या की जा सकती है और नए प्रावधानों को जोड़ा जा सकता है।
रिट के माध्यम से न्यायालय कार्यपालिका को किसी विशेष तरीके से कार्य करने या करने का आदेश दे सकता है। यदि कानून संविधान के प्रावधान के साथ असंगत है, अगर ऐसा लगे कि जो कानून विधायिका लागू बना रही है या लागू किए जा रहे हैं और वो संविधान के अनुसार नहीं है, तो उन्हें असंवैधानिक घोषित कर दिया जाएगा और मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। संघीय संबंधों के मामले में न्यायपालिका न्याय समीक्षा शक्ति का उपयोग करता है। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा कि किस तरह से संघीय मामले होते हैं, या तो वो केंद्र सरकार राज्य सरकारों के बीच में हो सकते हैं या राज्य सरकारों के बीच में हो सकते हैं। तो वो समीक्षा करेगा, यानी जो भी कानून है उसकी समीक्षा करेगा, व्याख्या करेगा और जरूरी होने पे नए प्रावधानों को जोड़ा जाएगा। जनहित याचिका पर विचार करने की प्रथा नागरिकों के अधिकारों की भी रक्षा करता है। तो इस तरह से अभी हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जनहित याचिकाएं क्या होती हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे अधिकार होते हैं जो जैसे कि ये मौलिक अधिकार है, इसके लिए जन याचिकाएं दाखिल की जाती हैं सीधे सुप्रीम कोर्ट में और हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा की जाती है। इसके विषय में डिटेल में हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे न्यायिक सक्रियता की, यानी जनहित याचिकाओं के बारे में बात करेंगे। इनको PIL कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कानूनी अवधारणा है। अब इसका क्या मतलब है कि कुछ व्यक्ति हैं या समूह हैं, वो जैसे NGO हो सकते हैं, वो कुछ व्यक्तियों के लिए या किसी विशिष्ट वर्ग के लिए न्याय की मांग करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट उनको इजाजत देता है कि वो किसी विशेष व्यक्ति के लिए, समूह के लिए वो न्याय की मांग करनी है, तो उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट में उनके बिहाफ पे जा सकते हैं। तो वो किस तरह के विषय होते हैं, जैसे मानव अधिकार हो गया, पर्यावरण संरक्षण हो गया या सामाजिक न्याय हो गया। इन सब के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति और व्यक्तियों के लिए या किसी समूह के लिए न्याय की मांग कर सकते हैं और इसके लिए वो अदालत में अपील कर सकते हैं। तो ये जो सबसे प्रमुख हुआ वो 1979 में PIL दाखिल की गई, यानी जनहित याचिका दाखिल की गई। वो क्या मामला था कि बिहार में जो कैदी थे, जेल में वो रह रहे थे, जो जुल्म किया है उसकी सजा से ज्यादा समय तक वो जेल में थे, उनके मामले विचाराधीन थे, उनको अभी सजा नहीं हुई थी, मुकदमे चल रहे थे। तो ऐसी जो रिपोर्ट अखबार में छपी, तो एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल करी और उसकी सुनवाई की गई। इसी तरह से 1980 में एक कैदी ने तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी और उसमें बताया कि किस तरह से कैदियों के साथ दुर्व्यवहार होता है, तो उसकी भी सुनवाई की गई। तो ये मामले जनहित के विचारणीय मामले थे। जनहित याचिका के माध्यम से अदालत ने स्वच्छ हवा, प्रदूषण रहित पानी और सभ्य जीवन जैसे अधिकारों के विचार को विस्तार दिया। मतलब क्या है कि इन सबको जनहित याचिका के माध्यम से ही लोगों ने PIL डाली होंगी, तो उसके अनुसार स्वच्छ हवा, प्रदूषण रहित पानी और सभ्य जीवन जैसे मामलों को अब मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया। समाचार पत्रों की रिपोर्ट को उन्होंने अपने सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान में लिया और डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों को भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और सुनवाई करी। न्यायपालिका ने सामाजिक संगठन और वकीलों को जरूरतमंद और वंचितों की ओर से याचिका दायर करने की अनुमति दी। यानी क्या था कि कुछ लोग बहुत गरीब होते हैं, उनके पास वकीलों को देने के लिए पैसे नहीं होते या शिक्षित भी नहीं होते, उनको जानकारी भी नहीं होती, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी कि न्यायपालिका में सामाजिक संगठन और वकील इन लोगों की तरफ से PIL या जनहित याचिका डाल सकते हैं। चुनाव प्रणाली स्वतंत्र और निष्पक्ष। तो इस PIL की वजह से ही
चुनाव प्रणाली अब स्वतंत्र और निष्पक्ष हो गई। अब जितने भी उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन लड़ते हैं, उनको बताना पड़ता है कि उनके आमदनी का साधन क्या है, वो कितने शिक्षित हैं, उनके पास कितनी संपत्ति है। लेकिन जिस चीज के अच्छे प्रभाव भी होते हैं, उसके बुरे प्रभाव भी होते हैं, नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अब क्या हुआ कि जिसको देखो छोटे मोटे मामलों के लिए भी वो सुप्रीम कोर्ट लोग पीआईएल दाखिल कर देते हैं, तो अदालतों पे बोझ बढ़ गया है। और क्योंकि इससे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, इनके बीच की रेखा को धुंधला किया। मतलब क्या है कि अब इनकी शक्तियों पर आपस में विवाद पैदा हो जाता है और सरकार के 3 अंगों पर दबाव पैदा हो गया। इसीलिए बहुत ज्यादा पीएल दाखिल होने से इन पर दबाव पैदा हो जाता है। अब हम बात करेंगे न्यायपालिका और संसद की। तो न्यायपालिका और संसद के दो भाग, विधायिका और कार्यपालिका। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके जो बीच की शक्तियां हैं हमारे संविधान में लिखित है, लेकिन फिर भी ये हमेशा संघर्ष का विषय ही बनी रहती। कभी कभी कार्यपालिका को लगता है कि न्यायपालिका उनके मामलों में दखल अंदाजी कर रही है। कभी विधायिका को लगता है, तो कभी लगता है कार्यपालिका का जो उनका कार्य क्षेत्र में है उसमें न्यायपालिका को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। और कभी न्यायपालिका को लगता है, तो इनके बीच लगातार संघर्ष होता रहता है। न्यायपालिका ये देखती है कि राजनीतिक व्यवहार के माध्यम से संविधान के विध्वंस को रोकता है। मतलब क्या है कि जो संसद है वो कानून बनाती है, यानी उसमें विधायिका है और कार्यपालिका दोनों मिलके ये कानून बनाती हैं, ये लागू करती हैं। तो और विधायिका और कार्यपालिका मिलके, यानी संसद, कानूनों में संशोधन भी कर सकती है। तो न्यायपालिका ये जांचती है कि संशोधनों के माध्यम से भी संविधान का जो मूल स्वरूप है वो ना समाप्त हो जाए। दूसरा क्या होता है कि अभी हमने पीछे देखा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस होते हैं, पीआईएल जिसे हम कहते हैं, तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं। कोई भ्रष्ट अधिकारी है, किसी ने रिश्वत मांगी है, कोई हवाला के केस हैं, और ऐसे कभी कभी केस राजनेताओं के खिलाफ होते हैं, कभी नौकरशाहों के खिलाफ। ऐसे केस सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव के खिलाफ भी केस गया था। और फिर क्या करता है, जो न्यायपालिका होती है वो जो कार्यपालिका की एजेंसियां सीबीआई है उनको निर्देश देते हैं, जांच के आदेश देते हैं। तो इंक्वायरी होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। तो इसमें ये लगता है कार्यपालिका को कि ये शक्तियां सुप्रीम कोर्ट की नहीं है बल्कि कार्यपालिका की हैं। इस तरह से इनको लगता है, कार्यपालिका को लगता है न्यायपालिका उनके कार्यों में हस्तक्षेप कर रहा है। और एक जो सबसे बड़ा था वो था संपत्ति का अधिकार। ये पहले मौलिक अधिकारों में शामिल था, जो अब नहीं है। तो इसके पीछे 67 से लेकर 73 तक बहुत ज्यादा न्यायपालिका और संसद के बीच में संघर्ष रहा। अब क्या था कि भारत आजाद हुआ तो सरकार को जमीन अधिग्रहण करनी थी, क्योंकि कई लोगों के पास बहुत अधिक जमीन थी, किसी के पास है ही नहीं। दूसरा, विकास कार्य करने थे। अब विकास कार्य करने हैं, मान लीजिए किसी की जमीन, किसी का खेत विकास कार्यों में आ जाता है। जैसे कोई सड़क ही बनानी है, किसी के खेत से गुजरनी है, कोई रेलवे लाइन बिछानी है, आपका घर बीच में आ गया है या दुकान आ गई है, तो वो अधिग्रहण करना है। लेकिन क्योंकि वो मौलिक अधिकार है, अगर सरकार ऐसा कोशिश करती तो लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में चले जाते, और मौलिक अधिकारों का हनन तो सरकार भी नहीं कर सकती। तो ये जो विषय था संपत्ति का अधिकार, ये हमेशा एक बीच में दोनों, कार्यपालिका
या कहें संसद और न्यायपालिका के बीच संघर्ष का विषय बना रहा। प्रॉब्लम क्या थी? संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर हमारा ये मौलिक अधिकार है तो सरकार जो है उसको कम कैसे कर सकती है या हमसे वापस कैसे ले सकती है? मौलिक अधिकारों को कम करने के लिए संसद संसद क्या मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है? संशोधन के माध्यम से कर सकती है। ये देखिए संविधान में संशोधन करने का संसद का क्या दायरा है? मतलब क्या है कि संसद ये चाह रही थी कि संविधान में संशोधन करके, क्योंकि उनके संशोधन करने की उनकी शक्ति है, वो कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना यह था कि मौलिक अधिकारों को आप संशोधन करके भी नहीं छीन सकते हैं। ऊपर से संसद के नीति निर्देशक सिद्धांत में क्या था कि भूमि सुधार लागू करने थे। जमींदारों के पास बहुत जमीन थी, कुछ लोग भूमिहीन थे, उनको भी लागू करना था। लेकिन इन सब के ये जो है, ये क्योंकि मौलिक अधिकार था तो बार बार लोग न्यायपालिका चले जाते थे। तो ये जो झगड़ा था ये काफी समय तक चला और 73 में एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि संविधान की मूल संरचना और कोई भी यहाँ तक कि संसद संशोधन के माध्यम से भी मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकती। मूल संरचना है जैसे कि हमारा लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्ष राज्य। अब इन सब चीजों को छेड़छाड़ नहीं कर सकती और संशोधन भी नहीं कर सकती। इस संरचना को बनाए रखना है, ऐसा कोर्ट ने फैसला सुनाया। दूसरा, उन्होंने कहा कि संपत्ति का अधिकार मूल संरचना का हिस्सा नहीं है, यानी इसमें संशोधन किया जा सकता है। और बाद में ये किया गया कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा लिया गया। तो इस तरह से ये जो लगातार संघर्ष चल रहा था संपत्ति के अधिकार का और मौलिक अधिकारों, इंपॉर्टेंट फैसले ले लिए गए। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया और ये कहा गया कि मूल संरचना से छेड़छाड़ नहीं होगी, संशोधन भी नहीं कर सकते हो। हाँ, ये डिसाइड न्यायपालिका करेगी कि कौन सी जो लॉ है वो मूल संरचना से छेड़छाड़ कर रहा है या नहीं कर रहा है, यानी मूल संरचना को कौन सा समाप्त कर रहा है या नहीं करना, ये फैसला न्यायपालिका ही करेगी। इसके अलावा 1967 से 73 में और भी बहुत से मामले थे जो दोनों के बीच, न्यायपालिका और संसद के बीच संघर्ष का विषय बने रहे। भूमि सुधार कानून थे, फिर निवारक निरोध। ये क्या होता है कि ये होता है डिटेंशन करना। जब कोई दंगे फसाद होते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग जो हैं वो कुछ दंगा फसाद ना कर दें, हिंसा ना कर दें, तो कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है कुछ समय के लिए। तो उसके अगेंस्ट भी दोनों के बीच टसल चलती रही। नौकरियों के आरक्षण का मामला लगातार चलता रहा, कितने परसेंट कौन सी जाति को देना है। फिर सार्वजनिक संपत्ति का अधिकरण करना और उसको कितना मुआवजा देना है, इस सब के बारे में लगातार टसल चलती रही। कुछ मुद्दे अभी भी दोनों के बीच विवाद का विषय हैं। क्या न्यायपालिका सरकार के कामकाज में हस्तक्षेप कर सकती है? संसद, अब होता क्या है कि जैसे संसद की कार्रवाई चल रही है और कुछ लोग ऐसे हैं जो संसद की कार्रवाई को चलने नहीं दे रहे, संसद के आदेशों को मान नहीं रहे। हो सकता है कि उसको उनको कुछ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, उनको कुछ समय के लिए संसद से बाहर कर दिया जाए। ऐसे में क्या वे लोग न्यायपालिका में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट अगर इनके मामलों को सुनेगी तो वो संसद के कार्यों में दखल अंदाजी होगी। तो ये एक संघर्ष का विषय है। क्या संसद न्यायपालिका के आचरण पर चर्चा कर सकती है? क्योंकि कानून के अनुसार तो नहीं कर सकती। संसद में ना तो किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की आलोचना हो सकती है, ना उनके कार्यों या उनके निर्णय पर कोई आलोचना हो सकती है। ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि कोई भी
जो न्यायाधीश है उसके खिलाफ कोई भी चर्चा नहीं हो सकती है संसद में, और ना ही राज्य सरकारों में, विधानमंडलों में चर्चा हो सकती है। लेकिन समय समय पर देखा जा सकता है कि ऐसे विषय संसद में उठते हैं। क्या न्यायपालिका विधायी कार्य के कामकाज में आलोचना कर सकती है और निर्देश जारी कर सकती है? तो ये सब अभी विवाद के विषय हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की एकीकृत प्रकृति, यानी पूरे भारत में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है और ये बहुत ही शक्तिशाली। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर सभी अदालतों के लिए बाध्यकारी, यानी सभी को मानने हैं, सभी निचली अदालतों को, सब अदालतों को और हर व्यक्ति को मानना बाध्यकारी है। इसके द्वारा पारित आदेश पूरे देश में लागू होते हैं। किसी भी निर्णय की समीक्षा कर सकता है। कोई भी कोर्ट हो, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट, या खुद भी उसने कोई निर्णय लिया हो तो उसकी समीक्षा कर सकता है। अदालत की अवमानना करने पर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है और उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उनके आदेशों का पालन ना करे। Thank you for watching. Please like, subscribe and share. Thank you.